मशरिक़ वस्ता की फ़िज़ा में घूमते कम खर्च मगर खतरनाक ड्रोन्स की दौड़ जिससे अमेरिका भी परेशान है। हजम में छोटे और इंतहाई कम खर्च वाले ड्रोन्स फ़िज़ा में बगैर किसी डर के उड़ सकते हैं। ये कहीं से भी उड़ सकते हैं और किसी कस्बे, जंगल यहाँ तक के बहरी बेड़े पर लैंड कर सकते हैं। ये जासूसी का काम भी करते हैं, हदफ को निशाना भी बना सकते हैं और जमीन पर होने वाली जंगों की समत का तयन भी कर सकते हैं। उनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा फौजी नफरी की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ एक ऐसा शख्स दरकार है जो ग्राउंड पर बैठकर उसे कंट्रोल कर सके। मशरिक़ वस्ता में खित्ते की सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ हर तरफ मुसल्लह तनाज़े दिखाई देंगे, चाहे वो फौजों के दरमियान हों या इनमें मुसल्लह गिरोह शामिल हों। ऐसे में ड्रोन्स के इस्तेमाल ने सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी है और ताज़ा पेशरफ्त में अब उन्होंने अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी स्टडीज (ISPI) का अंदाजा है कि मशरिक़ वस्ता की बड़ी ताकतों ने इसराइल के अलावा गुज़िश्ता 5 बरसों में $1.5 अरब फौजी ड्रोन्स पर खर्च किए। खित्ते में ड्रोन्स हासिल करने की दौड़ कब शुरू हुई? कुछ माहिरीन का मानना है कि खित्ते में ड्रोन्स हासिल करने की दौड़ अरब स्प्रिंग के बाद शुरू हुई, लेकिन कार्नेल यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जेम्स पैटन रॉजर्स ने BBC को बताया कि ये दौड़ 1970 की दहाई के अवाखिर 80 की दहाई के आगाज में शुरू हुई। इसराइल और ईरान दोनों ही इस वक्त से ड्रोन्स बना रहे हैं और दोनों ममालिक रिमोट हथियारों के निज़ाम को अपने कौमी दिफा का हिस्सा समझते हैं। ताहम उनके इस्तेमाल में ड्रामाई तब्दीली सना 2020 में इस वक्त आई जब तुर्की की जानिब से ड्रोन्स के जरिए शामी मुसल्लह अफवाज को पसपा किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान तुर्की के बैरक्तार ड्रोन्स ने 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया था। इसके बाद से ड्रोन्स का इस्तेमाल खित्ते में बड़े पैमाने पर होने लगा और मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ ताकतों ने उनकी पैदावार में इजाफा कर दिया। मिडिल ईस्ट फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम के डायरेक्टर मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में ड्रोन्स की पैदावार के हवाले से 3 बड़े खिलाड़ी हैं और उनके अलावा 3 उभरते हुए ममालिक भी हैं जो इस बारे में आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक इसराइल इस दौड़ में सबसे आगे है क्योंकि वो सना 80 की दहाई में लबनान की जंग में ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क था। इसराइल ने टेक्नोलॉजी के शोबे में अमेरिका पर इन्हिसार किया, लेकिन फिर तरक्की करते हुए ड्रोन्स की मुताद्दिद जनरेशंस और अक़साम बनाईं। इसराइल को ड्रोन की सबसे ज्यादा पैदावार करने और इसे बड़े पैमाने पर बरामद करने वाले ममालिक की फहरिस्त में रखा जाता है। इसराइली वजारत दिफा के एक बयान के मुताबिक सना 2022 में ड्रोन्स इसराइल के हथियारों की कल बरामदात का 25% थे। इसराइली ड्रोन्स में से एक मशहूर ड्रोन ईतान है जो मुसलसल 36 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये ड्रोन 1000 किलोग्राम वजनी धमाका खेज मिसाइल उठाने की सलाहियत भी रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हरमिस 450 और हरमिस 900 ड्रोन के साथ हमले, टारगेटेड ऑपरेशन और मखसूस कार्रवाइयां भी शुरू की और उन्हें गजा पर अपनी जंगों में इस्तेमाल किया। तुर्की इस दौड़ में दूसरे नंबर पर आता है और मोहम्मद सुलेमान की राय में तुर्की ने मगरबी डिजाइनों और लाइसेंसों पर इन्हिसार करते हुए ड्रोन्स की तैयारी शुरू की थी। उनके मुताबिक डिजाइन अमेरिका के इस्तेमाल किए गए, लेकिन पैदावार के लिए ज्यादातर तुर्की का मकामी खाम माल इस्तेमाल हुआ। बैरक्तार TB2 ड्रोन जो 25,000 फुट की बुलंदी पर 24 घंटे हवा में रह सकता है, तुर्की की जानिब से तैयार किया जाने वाला पहला ड्रोन समझा जाता है। मोहम्मद सुलेमान का मजीद कहना था कि ये ड्रोन्स 2016 में शाम में इस्तेमाल होने वाला तुर्की का सबसे नुमायां हथियार था। इसी तरह 2019 में लीबिया में भी जब तुर्की ने जनरल खलीफा हफ्तर के खिलाफ पल्ला उल्टा तो उन्होंने उन्हीं ड्रोन्स का सहारा लिया। इस वक्त जनरल हफ्तर की फौजें तराबलस पर कब्जा करने के बहुत करीब थीं। तुर्की के सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक सना 2022 में बैरक्तार ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने 27 ममालिक के साथ बरामदी मुआहदों पर दस्तखत किए। इस जिम्न में इनकी कल आमदनी $1.18 अरब रही है। इस ड्रोन के सबसे नुमायां खरीदार यूक्रेन, पोलैंड, अजरबैजान, मराकश, कवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, इथियोपिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, रोमानिया और अल्बानिया है। ईरानास दौड़ में तीसरा खिलाड़ी ईरान है जिसने ड्रोन बनाने के लिए मकामी वसाइल पर इन्हिसार किया क्योंकि ये इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार मुल्क के लिए कम महंगे साबित होते हैं। ईरान ने इराक के खिलाफ जंग में 1980 की दहाई से ड्रोन प्रोग्राम शुरू किया था।
تہران کے ڈرونز تیار کرنے اور ان میں سے متعدد کو روز کو برآمد کرنے کے ماتوئے کانکشی پروگرام سے امریکہ کو شدید تحفظات رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایران کو امریکی نژاد الیکٹرانک پرزوں کی فروخت میں سہولت فراہم کرنے کے الزام میں ایران، ملائیشیا، چین اور انڈونیشیا میں موجود 10 اداروں اور 4 افراد کے نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ امریکہ نے ایران پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ حوثیوں کو ڈرون فراہم کرنے میں ملوث ہے جو بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ایرانی وزارت دفاع نے 10 ڈرون کی رونمائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے 210 کلومیٹر کی رفتار سے 7000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 2000 کلومیٹر تک کی رینج میں آپریشنز کر سکتا ہے۔ ہتھیار کے طور پر ڈرونز میں عرب ممالک کی دلچسپی بڑی ہے، جن میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور مصر سب سے نمایاں ہیں۔ تعلقات معمول پر آنے کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے ڈرون بیڑے تیار کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اماراتی کمپنی ایج اور اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز کمپنی ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نظام تیار کر رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی ڈرونز میں خاصی دلچسپی دکھائی گئی ہے اور اس میں ایک ایسے وقت میں اضافہ ہوا ہے جب حوثیوں کی جانب سے سرکاری سعودی اعداد و شمار کے مطابق 2015 میں یمن میں جنگ کے آغاز سے لے کر 2021 تک سعودی عرب کی اسٹریٹجک تنصیبات پر ڈرون حملوں سے تقریباً 851 حملے کیے گئے۔ ان سب میں استعمال ہونے والا ڈرون ایرانی ساختہ بتایا جاتا ہے۔ 21 اگست 2021 کو ڈیفنس نیوز ویب سائٹ نے بتایا کہ 2 سعودی کمپنیوں نے اسکائی گارڈ ڈرون کی تیاری کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ کنگڈم نے ترک ہوائی جہاز خریدنے کے بعد ڈرون انڈسٹری کو مقامی بنانے کا سہارا لیا اور دونوں ممالک کے درمیان برسوں کی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے بعد ستمبر 2023 میں ایک ترک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا۔ 2 سعودی کمپنیوں نے آپریشنل تعیناتی کے لیے سکائی گارڈ UAV کی تیاری جاری رکھنے کے علاوہ ترک ساختہ کارائل SU درمیانے درجے کی اونچائی کرنے والے ڈرونز خریدے ہیں۔ مڈل ایسٹ فاؤنڈیشن میں اسٹریٹجک ٹیکنالوجیز اور سائبر سیکیورٹی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد سلیمان کہتے ہیں کہ ابھی تک ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی واضح براہ راست نظام موجود نہیں ہے اور ان میں سے زیادہ تر سسٹم تجرباتی مرحلے میں ہے۔